हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्लास हमें पता नहीं लगा, अभी स्टार्ट हो गई। अभी स्टार्ट है क्या? हाँ, अभी स्टार्ट हो गई सर। देखिए बताइए। हेलो हेलो, इज एम आई ऑडेबल? एम आई ऑडेबल टू यू? हेलो। गुड इवनिंग चिल्ड्रन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस। तो बेटा आज आज की क्लास में हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है प्रोग्रामिंग। ठीक है। So there was some issue, that's why I was not able to start class on time. And another issue is I'm not getting something to write. Just a minute, right? Yes. तो आज हम लोग जो प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं केवल प्रोग्रामिंग ही करेंगे। ठीक है। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट कि हमें कुछ प्रोग्राम करा दीजिए, तो थ्योरी का अच्छी खासी करा दी है, तो अब प्रोग्रामिंग फोकस करते हैं। और आज की क्लास में इंक्लूड है स्टैक क्यू के प्रोग्राम भी करा देंगे, डेटा स्ट्रक्चर भी करा देंगे। ठीक है। तो आई प्रिपेयर्ड सम प्रोग्राम्स, ठीक है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो आर यू रेडी? There are some question. I'll give you the question answer session at the end, so you can ask your ask your doubts in that moment, right? वैसे भी रूट नोट इंटरनल एक्सटर्नल किसी में भी काउंट नहीं होगा। तो बेटा पहला क्वेश्चन है स्ट्रिंग हैंडलिंग से। सो आई होप इट इज विजिबल टू ईच वन ऑफ यू। द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। There is a class named as string op. Class is string op. It is providing one member data named as text. Okay, txt is the name of member data, and there is a constructor to initialize member data. If there is a string, constructor को आप इसमें member data initialize करेंगे तो क्या रखेंगे? null रखते हैं। ठीक है। फिर there is a string read करने के लिए function है read string, जहाँ पे साफ साफ लिखा accept the string. Then there is a function case convert a character. It is taking a character as a parameter. तो यहाँ जो भी characters को पास किया जा रहा है उसको केस चेंज करना। अपर केस लेटर है तो उसको लोअर केस कन्वर्ट करना है, लोअर केस लेटर है तो उसको अपर केस कन्वर्ट करना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्कुलर डिकोड। सर्कुलर डिकोड फंक्शन क्या कर रहा है? स्ट्रिंग के ईच लेटर इज रिप्लेस्ड विद द अपोजिट केस एंड देन बाय द नेक्स्ट लेटर, यानी कि कैपिटल ए हैज बिकम स्मॉल बी। दो चीजें हो रही हैं, केस भी चेंज हो रहा है और नेक्स्ट से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है। and z has become small a. Then you have to specify the class, define the functions and main also, right? So here is the program. So what, to save time, I have written the all programs so that it saves some time. Okay. So please go through, let me see the comment till now. Okay. Multiple object question is also there. Multiple object question is also there. A string is also there. String, array, multiple object, multiple type question I have chosen. So as per the question, the class name is string op. Then we have defined member data. ठीक है। These programs are given with the comments. So are you able to read it nicely? Please tell. Or should I zoom it more? जूम करने से बहुत ब्लर सा हो जाता है थोड़ा। देन देयर इज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज इनिशियलाइजिंग मेंबर डेटा विथ डबल कोट्स, नल या डबल कोट्स कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। रीड स्ट्रिंग फंक्शन, ये तो सबका सही हो जाना चाहिए। रीड स्ट्रिंग फंक्शन ये भी सबका सही होना चाहिए। आपको स्ट्रिंग इनपुट कराना है, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। स्कैनर से ऑब्जेक्ट बना दिया, सिस्टम डॉट इन से एसोसिएट कर दिया। गिव अ प्रॉपर मैसेज एंड देन राइट दिस स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट में फेच यू 1 मार्क। ठीक, इस स्टेटमेंट से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे किस चीज के? इनपुट सही कराने के। तो आपने इनपुट करा लिया। इनपुट कराने के बाद जो अगला फंक्शन है केस कन्वर्ट,
यहाँ एक तरीके से दे रखा है, कई तरीके से हम केस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे हमने दिया, दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बगल में समझा दूंगा, ठीक है। केस कन्वर्ट फंक्शन में यहाँ पे मैंने रैपर क्लासेस का इस्तेमाल किया है। कैरेक्टर इज अ रैपर क्लास, इट हैज गॉट सम फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? इज अपर केस। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट में हमने ch को पास किया, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस फंक्शन। कोई कैरेक्टर पास किया, इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है इसका मतलब ये कैरेक्टर अपर केस में है, तो टू लोअर केस फंक्शन इसको कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, और रिटर्न स्टेटमेंट से साथ लिखा और वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर अस अपर केस फंक्शन का रिटर्न वैल्यू फॉल्स आता है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो दूसरे के पास गया, टू लोअर केस चेक किया, अगर लोअर केस में तो टू अपर केस से उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। इज एंड टू, इज अपर केस या इज लोअर केस इज चेकिंग, टू लोअर केस और टू अपर केस इज कन्वर्टिंग। नाउ व्हाट, नाउ आई वांट टू टेल यू, इफ यू डोंट नो द दिस फंक्शन हाउ यू विल बी डूइंग। तो उस केस में आप क्या करेंगे, चेक करेंगे ch greater than equal to a and less than equal to z। तो ch इक्वल टू कैरेक्टर ऑफ ch प्लस 32, ठीक है। एल्स इफ greater than equal to small a and ch is less than equal to small z, ch equal to character of ch minus 32. ASCII code of a is 65, small a is 97, difference is plus minus 32, ठीक। तो अगर अपर केस लेटर है तो हम उसके ASCII कोड में 32 जोड़ दें तो लोअर केस लेटर बन जाता है, और क्योंकि इन कैरेक्टर में नंबर जोड़ रहे हैं तो इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू आएगी, इसलिए हमें यहाँ पे केस कैरेक्टर लगा करके टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। सेम थिंग इज विद द स्मॉल लेटर ऑल्सो। अगर स्मॉल ए दिया है तो हम -32 करेंगे तो इट विल बिकम कैपिटल ए, एंड द सेम रीजन हमने उसको कन्वर्ट करना पड़ा। एंड देन द फाइनल स्टेटमेंट इज रिटर्न ch, राइट? इज दिस क्लियर? और यहाँ रिटर्न ch क्यों लिखना पड़ा फंक्शन में? ये तो रिटर्न कर चुके थे, तो यहां रिटर्न ch इसलिए लिखा, इन केस द कैरेक्टर इज नॉट अ लेटर, तो इट विल गो फॉर रिटर्न ch। फाइन, दिस मच इज क्लियर टू यू? नाउ द नेक्स्ट पेज, अच्छा next page is about the circular decode, right? सर्कुलर डिकोड, सर्कुलर डिकोड में हमें टेक्स्ट स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उस कैरेक्टर को कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। तो हमने यहां पे सबसे पहले क्या किया बेटा, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली, ये ब्लैंक स्ट्रिंग है। फिर कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन के लिए बेटा हमने एक लूप चलाया। ओरिजिनल स्ट्रिंग सपोज A B Z है, तो हमने यह लूप चलाया, तो सबसे पहले ch में क्या आएगा, ch की वैल्यू होगी A, राइट? फिर केस कन्वर्ट फंक्शन कॉल किया, केस कन्वर्ट ने ch को स्मॉल a बना दिया। फिर ch प्लस प्लस करेंगे, ch प्लस प्लस विल मेक इट स्मॉल b, देन a इक्वल टू ch, ये एक वेरिएबल है जिसमें चला जाएगा b का स्काई कोड 98, विच इज इक्वल टू 91 और 123, दैट इज फॉल्स। सो ये तीन स्टेटमेंट अगला वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक? ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जब एग्जीक्यूट होगा तब समझाएंगे।
रिजल्ट में सी एच जोड़ दिया, रिजल्ट में क्या आ गया, स्मॉल बी आ गया। देन लूप आगे बढ़ा, आई की वैल्यू 1 हुई, 1 हुई तो यहां पे सी एच में क्या आ गया, स्मॉल बी। फिर केस कन्वर्टनेस को कन्वर्ट करके बना दिया कैपिटल बी, सी एच प्लस प्लस ने बना दिया कैपिटल सी। कैपिटल सी बनने के बाद ए इक्वल टू सी एच प्लस प्लस करना है तो वो अगला करेक्टर आ जाता है, बस सी एच इक्वल टू सी एच प्लस 1 से अगला करेक्टर नहीं आता है, वो वहां पे एरर आती है, ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। एस्काई कोड निकला कैपिटल सी का 67 विच डू नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, सो यहां पे पहुंचा, उसने यहां पे कैपिटल सी स्टोर कर दिया। The next iteration, next character is z, case convert will make it small, then cs plus plus will make it some special character, I don't know what it will be, but when a will hold ch correct ASCII code of ch, ये क्या दे रहा है, ASCII code, and that will be 123 because small z is 122. So there are two cases, this one and this one, where you after adding 1 to the ASCII code you are going to have 91 and 123. In this case you want a, in this case you want this one a, and the ASCII code a is 65 and here ASCII code is a is 97, the difference is of 26. So ठीक है, तो उस केस में a में से 26 माइनस कर देंगे। देखिए देयर इज अ मिस्टेक, आई फॉरगॉट टू राइट वन स्टेटमेंट, यहां पे आएगा a इक्वल टू a माइनस 26, a में से 26 माइनस हो गया, तो 123 माइनस 26 कितना आ गया, 65, और 65 का जब करेक्टर बनाओगे तो बन जाएगा कैपिटल ए, जो आके आरईएस में जुड़ जाएगा, ठीक है, तो आरईएस में जुड़ जाएगा वो, तो आरईएस में आपको आंसर मिल जाएगा स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल ए। ऑलराइट, देन आई होप दिस इज क्लियर टू यू, -26 का लॉजिक, ठीक है। दोनों लिखने, एल्गोरिथम और फंक्शन दोनों लिखने कोई मतलब नहीं है बेटा, आप एक ही चीज लिखो, और आपको अगर डाउट होता है तो फिर आप लिख दीजिएगा दोनों। अब देखिए मेन फंक्शन लिखिए, लिखना तो बेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन कोई एक ही है, बट आप दोनों लिख देते हैं तो कोई बात नहीं। इसके बाद हमने डिस्प्ले कर दिया, मेन फंक्शन बनाने में हमें ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का, और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कौन सी ये क्या हो गया भैया, हमारा लिखा भी मीटर जा रहा है पहले वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, मेन बनाना है, मेन के बाद इनपुट और सर्कुलर कोड फंक्शन डिस्प्ले कर दे रहा है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग मेन, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पेज में केवल क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। द क्वेश्चन गोज लाइक, देयर इज अ कैरेक्टर एरे कैर एरे विच होल्ड्स अ स्ट्रिंग ch, ठीक है, और उसका साइज है साइज। फिर there is a char array constructor, then there is another char array constructor, both दो कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो you have to make both, then make both, whatever is given in the question you will follow accordingly, ठीक है। तो पहले वाले में दे रहा है, कह रहा है नल कर दो, दूसरे वाले में कह रहा है कोई वैल्यू पास करनी है, जो सी पास किया उससे इनिशियलाइज कर दो, जो कह रहा कर दो। अब तुम्हारे मन में डाउट है कि दो कंस्ट्रक्टर तो हम कैसे बनाएं, क्या होगा भाई, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप तो ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास करेंगे तो पैरामीटराइज वाला कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वैल्यू नहीं पास करेंगे तो डिफॉल्ट वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। देन डिस्प्ले अरे फंक्शन इज डिस्प्लेइंग इट, दिस स्ट्रिंग,
एंड देन मूव फंक्शन इज देयर। मूव फंक्शन क्या करें, इसको ध्यान से पढ़ना, यही इसका मेन फंक्शन है। मूव फंक्शन इज सेइंग टू मूव ऑल द अपर केस लेटर टू द राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग एंड द लोअर केस लेटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग एनी स्टैंडर्ड सॉर्टिंग टेक्निक, यानी कि हमें यहाँ बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना है। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में इन उल्टा लिख गए हम, है ना। इनपुट संजय का था, इनपुट की जगह आउटपुट है, आउटपुट की जगह इनपुट है संजय अगर डाला गया तो वाई एन ए लोअर केस लेफ्ट में आ रहे हैं और अपर केस राइट में आ रहे हैं। तो दिस इज टू बी डन लाइक दिस, ठीक है। So here is the solution. Define the class as per the question. Don't change the name of the class. Keep it as it is. Define the member function as given as per the question. So there is nothing great in this. Question से देखना है, कर ले। Excuse me. Then डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने स्ट्रिंग में पहले स्टेटमेंट में हमने यहाँ पर नल स्टोर कर दिया। जब इसका स्ट्रिंग नल है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 0। देन अनदर कंस्ट्रक्टर इज टेकिंग अ पैरामीटर, सी पैरामीटर लिया गया, जो पैरामीटर में वैल्यू दी गई है तो मेंबर डेटा इक्वल टू पैरामीटर, तो मेंबर डेटा इज सी एच, पैरामीटर सी, तो सी एच इक्वल टू सी से इसमें वैल्यू आ गई और लेंथ निकाल ली, सी की लेंथ, लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग का होता है, सिंपल। डिस्प्ले फंक्शन में एरे को डिस्प्ले कर दिया। तो अभी तक के किसी फंक्शन में कोई ऐसी खास चीज नहीं है। जो करना है मूव फंक्शन में करना है, ऐसा ही कोई एक फंक्शन जिसमें मेन काम करना होता है, बाकी सब फंक्शन बहुत सिंपल से होते हैं, ठीक है। तो 50% प्रोग्राम इज हलवा, बाकी में आपको दिमाग लगाना है। एक दो फंक्शनों को जहां दिमाग लगाना रहता है, तो इस फंक्शन में दिमाग लगाना है, छोटा सा दिमाग लगाइए। कैरेक्टर लोअर केस है कि अपर केस है, लोअर केस को राइट हैंड साइड, अपर केस को लेफ्ट हैंड साइड डालना है। ऐसा करने के लिए मैंने यहां पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली है, ठीक। यहां पे एक लूप चलाया, ठीक है। स्ट्रिंग है संजय, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, पहला कैरेक्टर है एस जो कि अपर केस है, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही, लोअर केस वाली कंडीशन फॉल्स हो रही। तो एल्स के पास गया, आरईएस में जोड़ दिया सी को, सी को जोड़ रहा है राइट हैंड साइड में, तो आरईएस में चला गया एस। फिर लूप आगे बढ़ा, नेक्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हुआ ए, ए लोअर केस से कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो आरईएस में सी पहले जुड़ा है, आरईएस इक्वल टू सी प्लस आरईएस लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहा है, आरईएस इक्वल टू आरईएस प्लस सी राइट हैंड साइड में ऐड कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल ए ऐड हो गया। फिर लूप आगे चला, नेक्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हुआ कैपिटल एन, ये इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गया, सॉरी राइट हैंड साइड में ऐड हो गया इसी स्टेटमेंट से। नेक्स्ट कैरेक्टर स्मॉल जे, नेक्स्ट कैरेक्टर इज एक्सट्रैक्टेड स्मॉल जे, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जे इज एडेड बिफोर व्हाटएवर इज देयर इन आरईएस, ठीक। फिर लूप आगे चलेगा, इसके बाद इस तरह से ए और वाई भी ऐड हो जाएंगे और आपको एक स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक। अब इसमें अपर केस लेटर राइट में और लोअर केस लेटर लेफ्ट में है। आई थिंक इट इज क्लियर। या क्लियर है। प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में स्टैक से करना कहीं के। फिर नेक्स्ट एक स्टेटमेंट, सबसे आखिरी स्टेटमेंट देखिए उसको ध्यान से, कितना इंपॉर्टेंट है वो स्टेटमेंट। आरईएस सी एच इक्वल टू आरईएस। अब इस प्रोग्राम में जो हमने चेंजेस किए हैं वो स्ट्रिंग आरईएस में किए हैं, ठीक है। और हमने डिस्प्ले फंक्शन में किसको डिस्प्ले करना है,
मेंबर डेटा ही एक्सेस हो सकता है। आरईएस वेरिएबल जो डिफाइन किया है वो इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, तो इस लोकल वेरिएबल को हम इस फंक्शन में यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले में नहीं यूज कर सकते हैं। इसलिए लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी है सी एच इक्वल टू आर एस। ये लाइन अगर मिसिंग है तो कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रोग्राम में इनपुट कराने के लिए, यूजर्स इनपुट कराने का कोई फंक्शन नहीं था, इसलिए और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, इसलिए ऑब्जेक्ट बनाते में हमने यहाँ पे ध्यान रखा कि हम उसमें कंस्ट्रक्टर एक स्ट्रिंग रिसीव करा तो हम एक पैरामीटर में स्ट्रिंग दें, ठीक है, पैरामीटर में स्ट्रिंग दें, ओके फाइन। मूव फंक्शन कॉल कराएंगे, प्रोसेस हो जाएगा और डिस्प्ले एरे से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पासिंग ऑब्जेक्ट पे आ गया भाई, बहुत बच्चे पूछ रहे पासिंग ऑब्जेक्ट भी करा दीजिएगा। देखिए दिस क्वेश्चन इज ऑफ पासिंग ऑब्जेक्ट टू द फंक्शन एज वेल एज एरे आल्सो, एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ काउंसिल, ठीक है। व्हाई इट इज वन ऑफ द फेवरेट, बिकॉज ये 2 से 3 बार अब तक शायद पूछा जा चुका, अलग अलग नाम रहते हैं, काम एक ही करना होता है। वंस इट वाज आस्क्ड एज अ क्लास सेट, ये बोर्ड में आए, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। यहां पे हमें क्या करना है, 2 एरे के कॉमन एलिमेंट निकालने हैं, कॉमन एलिमेंट। एक बार आया था कि भैया ये क्लास का नाम सेट है तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो ए इंटरसेक्शन बी भी तो कॉमन एलिमेंट ही हुआ, ठीक। तो ये बात है। इसके सिवाय एक क्वेश्चन और बड़ा फेवरेट है, वो है मर्जिंग करना, 2 एरे को मर्ज करना। पासिंग ऑब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, वो भी अगर आपके पास हो देख लीजिएगा। फिलहाल इसकी बात करते हैं। क्लास एक कलेक्शन है, इंस्टेंट वेरिएबल एक एरे है और उसकी लेंथ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इनपुट एरे, और ये फंक्शन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें क्या लिखा है, रिटर्न अ कलेक्शन कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन पैरामीटर। ये कॉमन फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट से कॉल किया गया होगा, वो करंट ऑब्जेक्ट है, इसको एक ऑब्जेक्ट पास किया है, वो आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट को निकाल के आपको रिटर्न करना है। डिस्प्ले फंक्शन विल डिस्प्ले द एरे, ठीक। 3 एरे हैं जो पूरे प्रोसेस में रिक्वायर्ड है, पर मेंबर डेटा में एक ही एरे दे रखी है। इसका मतलब हमें 3 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे जिससे हमें 3 एरे प्राप्त होंगी। तो ये सारा कार्यक्रम कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो इस पेज में केवल कंस्ट्रक्टर वगैरह है, हमने कुछ इस तरह सेट किया कि उसमें ज्यादा ना रहे भैया, क्योंकि मेन प्रोसेस एक ही पेज पे रहे ज्यादा ठीक रहता। तो क्या है भाई, डिफाइन द क्लास। यहाँ पे INT ऐसे डिफाइन है, आप ऐसे भी डिफाइन, हम तो नॉर्मली ऐसे डिफाइन करते हैं, कभी वैसे डिफाइन कर दिया, ऐसे दोनों सही है, दोनों सही तरीके हैं डिफाइन करने के लिए। फिर साइज को डिफाइन कर दिया, इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस एरे इज हैविंग 100 एलिमेंट्स, मैक्सिमम 100 एलिमेंट्स। तो यहां पे हमने जब इस जगह पे जब पता नहीं है साइज, तो हमने यहाँ पे केवल एरे डिफाइन की है, फिर कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पे 100 एलिमेंट्स बता दिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पैरामीटर पास करें, दैट पैरामीटर इज टेलिंग अस हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, लेंथ ऑफ द एरे। So when the length of array is found, then we have defined this with the given length, और हमने इस पैरामीटर के वैल्यू से मेंबर डेटा लेंथ को भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर एरे वाले केस में जरूर से जरूर वही बताएगा जरूर आपको कि भाई एरे कितनी एलिमेंट हैं उसमें, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इट इज हैविंग 100 इंटीजर, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एरे इज ऑफ 100 इंटीजर। क्यों दिया है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लोगे तो वहाँ क्या साइज लोगे, साइज तो आपको बाद में पता चल रहा है, मेंबर डेटा है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में तो आप साइज बता सकते हैं, पर अगर डिफॉल्ट ले रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ फिक्स रखना पड़ेगा, एज अ प्रोग्रामर कुछ ना कुछ साइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन हो गए। अब इनपुट एंड प्रोसेस बहुत आसान सा है।
ठीक है। यहां पहला मेथड टू एक्सेप्ट द एरे, ठीक है, एक्सेप्ट द एरे। एक्सेप्ट करने के लिए एरे हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर का लूप चलाते हैं, ठीक है, इंडेक्स नंबर का लूप चलाते हैं। पहले इनपुट कराने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर यहां पे आपने एक लूप चलाया, ठीक है, मैसेज दिया लेन तक, इंडेक्स नंबर अगर लेन की वैल्यू 5 है तो आपका 0 से लेकर 4 तक लूप चलेगा। पहले ARR 0 में वैल्यू जाएगी, फिर ARR 1 में जाएगी, फिर ARR 2 में जाएगी, ठीक, ये हो जाएगा। अब फोकस करना है आपको इस कलेक्शन पे, कलेक्शन में फोकस कर रही है। पहली लाइन क्या कहती है, कलेक्शन रिजल्ट इक्वल टू न्यू कलेक्शन। पहले तो उससे पहले वाली लाइन समझिए, ये जो फंक्शन है कॉमन, इसकी लाइन कह रही है कलेक्शन कॉमन कलेक्शन अदर। व्हाट इज अदर? एक ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट रिसीव होगा तो इसकी एरे को हम लिखेंगे, रेफर करेंगे अदर डॉट ARR और अदर डॉट लेन। फिर ये कॉमन जो फंक्शन है वो किसी ना किसी एक ऑब्जेक्ट से कॉल किया गया होगा, दैट इज नोन एज करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट, इसको हम केवल दिस डॉट ARR से भी रिफर कर सकते हैं या केवल ARR से रिफर कर सकते हैं, एंड सेम वे लेंथ को भी दिस डॉट लेन या लेन। उसके बाद हमें यही दो हैं, हमें तीसरा चीज रिजल्ट स्टोर करने के लिए तो एरे है ही नहीं। सो इन दिस केस एज इट इज हैविंग अ रिटर्न टाइप, सो हम यहां पे एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दिस इज नोन एज रिजल्ट। तो हमारे पास होगा रिजल्ट डॉट ARR और रिजल्ट डॉट लेन, ठीक। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, लेन की वैल्यू हमने 0 ले रखी थी, उधर कंस्ट्रक्टर जहां है वो लेन की वैल्यू 0 ले रखी है। नहीं, लेन की वैल्यू यहां जो पास कर रहे हैं वो भी चलेगा। ये लेन कौन सी है भाई, अगर इसकी लेंथ करंट वाले की लेंथ ले रखी है, करंट वाले की लेंथ 5 है, तो इसकी लेंथ भी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब एक में 5, दूसरे में 20 एलिमेंटों पर कॉमन एलिमेंट जो है 5 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो किसी की लेंथ को भी आप मान सकते हैं, ठीक। तो टू बी श्योर अबाउट द लेंथ I must do one thing to avoid any kind of confusion। ये जो लेन है ना, ये रिजल्ट का लेन, हम इसको यहां पे कर दें रिजल्ट डॉट लेन इक्वल टू 0, ठीक है। अब लॉजिक क्या लगाया हमने भैया, एक एरे के एलिमेंट को दूसरे में ढूंढने के लिए हमने पहले तो यहां पे डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये एक एरे बनाई, ठीक है, 0 1 2 3 4, यहां 5 7 9 11 15 नंबर दे दिए। ये आपकी करंट ऑब्जेक्ट की ARR है, दूसरी आपकी अदर की ARR है, यहां हमने दे दिया 7 10 9 6 11 12, लेट्स से 12 ऑल्सो, 0 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा जो करंट है रिजल्ट वाली, उसकी ARR खाली है, ठीक, और उसका वेरिएबल क्या है लेन, जो कि 0 हमने अभी भी कराया। अब हमने क्या किया, लूप चलाया, एक लूप चलाया इसके इंडेक्स नंबर का I के लिए, दूसरा लूप चलाया J का जो कि इसके इंडेक्स नंबर कंट्रोल कर रहा है। तो I की वैल्यू 0 होगी और J की वैल्यू 0 से लेकर जाएगी आगे तक, 0 से लेकर तक हो गए 0, तो 5 इज कंपेयर्ड विद 7, फिर J की वैल्यू 1 हो गई तो 5 इज कंपेयर्ड विद 10, ठीक, फिर J की वैल्यू 2 होगी, फिर विद 9, देन विद फॉर 3 विद 6 फॉर 7 विद फॉर 4 विद 11 फॉर 5 विद 12 एंड नथिंग इज कॉमन, नो वेयर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो इनर लूप से बाहर आ गए, I की वैल्यू 1 हो गई, 1 पे ARR I जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, और J का लूप फिर से यही चलेगा, दिस टाइम 7 इज कंपेयर्ड विद ईच वन ऑफ देम, 7 इज इक्वल टू द एलिमेंट एट 0। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो रिजल्ट डॉट ARR पे इंडेक्स नंबर लेन पे रिजल्ट डॉट लेन
पे पहले वैल्यू जाएगी 7, उसके बाद रिजल्ट डॉट लेन की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1, उसका रिजल्ट डॉट लेन की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अच्छी बात है। अब इंडेक्स नंबर 1 वाला काम हो गया। अब इंडेक्स नंबर 2 पे चलते हैं। इनर लूप खत्म होगा, आउटर लूप में बढ़ जाएगी वैल्यू। आउटर लूप में 9 को चेक करेगा, तो आउटर लूप में जब पहुंचे आई के लिए 2 है, तो जे फिर 0 1 2 चलेगा बेटा। तो 9 यहां देखिए 2 पे मैच कर गया ये, तो अब ये 2 ट्रांसफर हुआ, रिजल्ट डॉट लेन की वैल्यू अभी 1 है, इंडेक्स नंबर 1 पे 9 गया और इसकी वैल्यू बढ़ के 2 हो गई। ठीक, इस तरह से चलता रहेगा। फिर 11 का ही 11 के लिए जब आई की वैल्यू 3 होगी, तो 11 यहां ट्रांसफर हो जाएगा और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू जब 4 होगी तो 15 कहीं पे नहीं है, और ये लूप दोनों खत्म हो जाएंगे। लूप खत्म होने, रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं, रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था? कलेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, तो रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। फाइन, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना था, ऑब्जेक्ट रिटर्न करा, तो ये एरे एज वेल एज इसकी लेंथ, ये सब कुछ रिटर्न हो जाएगी। और कहां जाके स्टोर होगी? जिस ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। ठीक, एक ये लॉजिक हमने यहां पे लिखा, समझा दिया आपको। इसके बाद इसी पेज पे मैंने इसी कार्यक्रम का एक और लॉजिक लिखा हुआ है। फिलहाल बहुत सारे प्रोग्राम डिस्कस करने हैं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप एक नज़र देख लीजिए, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस लॉजिक से भी हम इसको कर सकते हैं, कॉमन लिमिट निकाल सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लॉजिक, इट इज नॉट यूजिंग एनी नेस्टेड लूप। विदाउट यूजिंग नेस्टेड लूप है, तो दिस वन इज मोर एफिशिएंट बिकॉज इट इज टेकिंग लेस टाइम। बट इन बोर्ड्स पेपर वी आर नॉट जजिंग you upon the quality of the logic. The thing is कि the program must work properly. जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्रोग्राम सही चलना चाहिए, वो ही फॉलो किया गया है पहले वाले लॉजिक में। अब चलते हैं अगले पेज पे, और इसका अगला हिस्सा क्या कहता है? डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है, डिस्प्ले फंक्शन में किसको डिस्प्ले करना है? ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन में किसको डिस्प्ले करना है? डिस्प्ले फंक्शन या इनपुट फंक्शन केवल उसी पे काम करता है जिस ऑब्जेक्ट से वो फंक्शन कॉल किया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम मेकिंग 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, और एक ऑब्जेक्ट सी है। राइट, हमने यहां पे 5 7 5 दे दिया, तो इसकी जो लेंथ है वो 5 हो गई, इसकी 7 हो गई, इसकी 5 हो गई। यहां एक इसकी एरे बन चुकी है, एक इसकी एरे बन गई, एक इसकी एरे बन गई। ठीक, जब हमने कहा ए डॉट इनपुट एरर, तो इस एरे, वो जो इनपुट एरर फंक्शन है, वो इसने इस एरे पे इनपुट ले लिया। फिर प्रोग्राम यहां टाइप करते हैं, फिर में से एक मिस्टेक हो गई, हमें बी में भी तो इनपुट लेना है, तो यहां बी डॉट इनपुट एरर भी कॉल करेंगे। तो जब ये बी डॉट इनपुट एरर कॉल होगा, तो ये बी में भी यूजर ने इनपुट कर दिया, तो इनपुट एरर फंक्शन इज वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट विद विच इट इज कॉल्ड। जो उसका करंट ऑब्जेक्ट है उसके वाले मेंबर डेटा को यूज कर रहा है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको कुछ मार्क्स फेच होंगे। ए सी इक्वल टू ए डॉट कॉमन बी। कॉमन फंक्शन एक पैरामीटर ऑब्जेक्ट में ले रहा था और एक से कॉल हो रहा था, तो ए से कॉल किया, बी को भेज दिया। वो ए और बी का कॉमन रिजल्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट में निकाला था। जब रिजल्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया, वो जाके सी में कॉपी हो गया। तो सी इज इक्वल टू व्हाट इट इज रिसीविंग, रिजल्ट ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू। हमने सी डॉट डिस्प्ले किया है, तो इसमें वैल्यू जो आ गई है, अब वहां पे लेन की वैल्यू अगर 3 आई होगी तो केवल 3 एलिमेंट ही डिस्प्ले होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि हमने इसी लेन को यूज किया था इंडेक्स नंबर की जगह। ओके, क्लियर है बच्चे? अच्छा, हाँ, आगे चलते हैं बेटे।
अगले क्वेश्चन पे, वो भी पासिंग ऑब्जेक्ट टू द फंक्शन से ही है। इसमें मैंने दो फंक्शन दे रखे हैं पासिंग ऑब्जेक्ट से यूज करने के लिए। पहला फंक्शन दे रखा है एक रोटेट करना है, यहां पे एक मैट्रिक्स है, सैंपल मैट्रिक्स दे रखी है, इसको रोटेट करने का एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, ये इसको कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा है। ठीक, तो यहां इसका फंक्शन है मैट्रिक्स रोटेट, एक मैट्रिक्स को रोटेट करके उसको रिटर्न कर रहा है। दूसरा वॉइड टाइप है, यहां भी दो मैट्रिक्स यूज हो रही हैं, तो यहां दोनों तरह के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपकी। तो एक में हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, दूसरे में वॉइड टाइप बनाया। ठीक, ट्रांसपोज सबको पता है, रो इज चेंज विद द कॉलम, कॉलम इज चेंज विद द रो। तो ट्रांसपोज का एग्जांपल मैंने टाइप नहीं किया, रोटेट का एग्जांपल टाइप कर दिया है। तो प्रोग्राम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइज ऑफ द एरे इज फिक्स, यू नो कि साइज क्या है, 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसलिए यहां पे डिक्लेरेशन में क्या लिखा है, INT मैट इक्वल टू न्यू INT 33। प्रीवियस क्वेश्चन में न्यू नहीं लगाया था क्योंकि साइज नहीं पता था। इस तरह से मैट्रिक्स आपकी डिक्लेयर हो गई। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। टाइप करके लेने से थोड़ा टाइम बच रहा है, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहे हैं, अभी स्टैक क्यू को भी डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, फिर मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में हर किसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनपुट डिस्प्ले। हर किसी में इनपुट डिस्प्ले का एक फंक्शन होगा और आप ये रो कॉलम का लूप चला देंगे। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम ने पहला लूप रो का, दूसरा लूप कॉलम का चलाया और आपने कहा मैट IJ इक्वल टू नेक्स्ट INT, आपको नंबर मिल गए मस्त आराम से। दूसरा फंक्शन डिस्प्ले का बनाया, यहां भी रो कॉलम का लूप चलाना है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, तो डिस्प्ले कर रहे हैं तो मैट्रिक्स को डिस्प्ले करते समय यहां पे प्रिंट लगाइए, एलिमेंट को डिस्प्ले करते हैं प्रिंट लगाइए और टैब जरूर लगाइए, क्यों, और इनर लूप खत्म होने के बाद लाइन चेंज करिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो। इफ द फॉर्मेट इज नॉट फॉलोड एंड मैट्रिक्स इज डिस्प्लेड, then also you are not going to get the full marks because there is 1 mark for the format also। ये क्वेश्चन में जो हमने दिया दो दो फंक्शन है, दो दो नहीं आएंगे, आएगा एक ही, तो दिस इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ नंबर डिस्प्ले फंक्शन के ज्यादा होते हैं मैट्रिक्स फंक्शन मैट्रिक्स के प्रोग्राम में एज कंपेयर टू द अदर प्रोग्राम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बोले रोटेट फंक्शन को देखिए क्या कर रहा है। इसको करने के पहले आपको इसकी कथा समझनी पड़ेगी कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक, तो पिछले पेज पे चलते हैं। जब आपको कुछ करना हो तो आपको बनाना पड़ता है एक इंडेक्स नंबर की कहानी। मैं कह रहा हूं ये रिजल्ट है जिसमें स्टोर करना है, तो आउटपुट वाली जो है उसके रो कॉलम लिखिए और ये सोर्स के, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। आप मेन डेस्टिनेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो इसका सबसे पहले 0 0 वाली वैल्यू कहां से आ रही है, 7 0 1 2 रो नंबर 2 से आ रही है और कॉलम नंबर 0 से आ रही है। फिर 4 किधर से आ रहा है, 1 0 से आ रहा है, और ये 1 किधर से आ रहा है, 0 0 से आ रहा है। कौन सी वैल्यू कहां से आ रही है ये लिस्ट बना लेंगे, तब लॉजिक डेवलप होता है। 8 किधर से आ रहा है, अब रो नंबर 1 पे पहुंच गए, 1 0 1 1 1 2 पे हम कहां से जाने वाले हैं, 8 5 2 2 1 1 1 0 1।
फिर 9 आ रहा है 2 0 1 0 2 0 2 1, सॉरी 2 0 2 1 और 2 2। वैल्यू आ कहां से रही है? 3 2 1, ये 9 आ रही 2 2 से, 1 2 से और 0 2 से। ये 0 0 0 है, 1 1 1। अब यहां देखिए ये नंबर इसके कॉलम के बराबर है। डेस्टिनेशन का रो नंबर सोर्स के कॉलम नंबर से मैच करता है, तो सोर्स के कॉलम नंबर में हम क्या लिख देंगे? R। ठीक। अब सोर्स का रो नंबर को इसके कॉलम नंबर से रिलेट करना पड़ेगा। यहां पे ये देखिए 0, ये 0 1 2 बढ़ रहा है और ये 2 1 0 घट रहा है, पर इनको अगर आप देखें हमेशा इनका सम 2 आ रहा है। ठीक, 2 आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं 2 माइनस सी, 2 माइनस सी। ऑल राइट। तो अगर कॉलम के लिए 0 होगी तो 2 माइनस 0 से 2 आ जाएगा, कॉलम के लिए 1 होगी तो 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा, कॉलम के लिए 2 होगी तो 2 माइनस 2 से 0 आ जाएगा। सेम थिंग इज फॉलोड फॉर अदर ऑल्सो, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये चीज यहां पे भी चेक कर लीजिए। और अगर ये मैट्रिक्स m बाई n की होती, उस केस में इस पॉइंट पे हम इसके लिए लिखते क्या लिखते? n माइनस सी माइनस 1, क्योंकि यहां पे कितनी n क्या है? n इज 3, नंबर ऑफ कॉलम आर 3, तो 3 माइनस 1 2 हो गया और 2 माइनस सी इज सेम थिंग। n m1 के फॉर्म में होता 2 माइनस, तो n माइनस सी माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है। अब ये चीज यहां पे फॉलो की गई है, लॉजिक की बात हो गई। अब बाकी दूसरी लॉजिक को भी समझना है। एक तो लॉजिक हो गया कि यहाँ पे आई जे है, हमने जो लिखा था आरसी, हमने आरसी के टर्म में लिखा था, यहाँ आई जे के टर्म में है। तो यह अगर आरसी को आई जे बना दिया जाए तो 2 माइनस जे और आई ये यूज हो रहा है। यहाँ पे बड़ा बड़ा करते थोड़ा। हाँ, तो बात करते हैं मैट्रिक्स रिजल्ट इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स। कोई वैल्यू पास नहीं की गई, 3/3 की सारी हैं। ऐसा यहां पे क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि भैया इसको देखो, ये मैट्रिक्स रोटेट में रोटेट फंक्शन किसी एक ऑब्जेक्ट से कॉल किया गया। सपोज मैंने कहा ए ऑब्जेक्ट ए से कॉल किया गया, ऑब्जेक्ट ए वाले को रोटेट करना है, पर किसमें स्टोर करेंगे? उसके लिए तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट रिसीविंग एनी ऑब्जेक्ट। तो हमने इसके अंदर एक रिजल्ट करके ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसके पास रिजल्ट डॉट मैट हो जाएगी और एक करंट ऑब्जेक्ट की मैट हो जाएगी। तो करंट ऑब्जेक्ट की मैट के एलिमेंट को रिजल्ट ऑब्जेक्ट की मैट में स्टोर कर दिया गया, और ये लूप जो है रिजल्ट ऑब्जेक्ट की मैट के हिसाब से चलाया गया। इज दिस फाइन? अभी हमने बताया कैसा लॉजिक, रिजल्ट वाले को हमने सोर्स डेस्टिनेशन बनाया था, उसको सोर्स बनाया था, उसके अकॉर्डिंग पूरा लॉजिक डिस्कस किया है, और आखिरी में हम रिजल्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं, तो आपकी वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। फिर ट्रांसपोज भी पहले पूछा गया है, ट्रांसपोज पूछा गया है, इसके सिवा शिफ्टिंग वगैरह कुछ भी हो। तो कंसेप्ट क्या है कि आप दो ऑब्जेक्ट को रिफर कैसे कर रहे हैं, और मैट्रिक्स का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपको इंडेक्स नंबर का ऐसे करके लूप बना लीजिए या लिस्ट बना लीजिए, कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही कहाँ जा रही है, तो आपको आसानी से रहेगी सॉल्व करने में। ठीक है। चलिए आगे क्या है? ट्रांसपोज में रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, पर ट्रांसपोज का समय यहां पे इसके इसको देखना है कि किसको किस में ट्रांसपोज करना है। दिस फंक्शन इज रिसीविंग अ ऑब्जेक्ट एम, तो ऑब्जेक्ट एम इज द सोर्स, ठीक, जिसकी एरे को हम रिफर करेंगे एम डॉट मैट से, और स्टोर किस में करेंगे? दिस ट्रांसपोज फंक्शन इज कॉल्ड विद वन ऑब्जेक्ट, तो करंट ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। करंट ऑब्जेक्ट विल बी रिफर एज मैट ओनली, या दिस डॉट मैट से आप कह सकते हैं।
सिंपल से रो कॉलम पर लूप चलाना है, आईजे को जे आई लिख देना है। ठीक है, खाली ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, डेस्टिनेशन, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, सोर्स। ये वैल्यू यहां से इधर जा रही है, जो ऑब्जेक्ट रिसीव किया गया है उसकी वैल्यू करंट ऑब्जेक्ट में जा रही है। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग मेन फंक्शन भी लिखा जाता है। तो मेन फंक्शन में ये सिंटैक्स थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। दो ऑब्जेक्ट बना लेंगे m1 and 2 विद द करेक्ट सिंटैक्स विद न्यू ऑपरेटर मैट m1 इक्वल टू न्यू मैट मैट्रिक्स m1 इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स m2 इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स करके आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद पहले दोनों m1 में इनपुट कराया, डिस्प्ले कर दिया, ठीक, ओरिजिनल मैट्रिक्स डिस्प्ले हो गई। फिर m1 को ट्रांसपोज करा, m2 में स्टोर कर दिया, फिर m2 को डिस्प्ले कर दिया। ठीक, अब m1 डॉट रोटेट फंक्शन, m1 को रोटेट करके डिस्प्ले कर दो, या पिछला पेज में इसका देख लें क्या था, क्या कर रहा था, भूल भी गया अब तक। रोटेट फंक्शन एक मैट्रिक्स रिटर्न कर रहा है, तो m1 को रोटेट करो या m2 को रोटेट करो, आपको जिसकी इच्छा उसको रोटेट कर लीजिए। डॉट डिस्प्ले कर सकते हैं, रिटर्न वैल्यू जो आएगी उसको डिस्प्ले कर देगा, या तो इस वैल्यू को किसी तीसरा ऑब्जेक्ट में डाल लीजिए रोटेटेड वैल्यू और उसको डिस्प्ले कर लीजिए। तो इट कुड हैव, इट इज रिटन इन द शॉर्ट वे, और वी कैन डू दैट m3 इक्वल टू m1 डॉट रोटेट, देन वी कैन राइट m3 डॉट डिस्प्ले, and this way we can do only if this function rotate is returning object, otherwise not। ठीक, तो स्ट्रिंग के फंक्शंस दो प्रोग्राम स्ट्रिंग के कर लिए हम लोग ने, दो प्रोग्राम पासिंग ऑब्जेक्ट और एरे मैट्रिक्स भी हो गया, तो जरा सा रिवीजन हो गया। अब हम आ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, let me take water। बेटा कल की क्लास के लिए आप पूछ रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल आपकी क्लास फ्राइडे को होनी थी, पर आपने एक बुक देखी होगी डीएन पब्लिकेशन की, डीएन पब्लिकेशन। कितने बच्चों ने डीएन पब्लिकेशन की बुक देखी है? प्रैक्टिकल वाली, प्रैक्टिकल की बुक है, और एक साथ में एक और किसी दूसरे पब्लिकेशन का एक वॉलेट है, एग्जाम वैलेट। कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसकी वजह से मैं आज क्लास ले रहा हूं। कितने लोगों ने जरा ये बुक देखी है? तो इस बुक के ऑथर थे बेटा, लिंक लिस्ट तो हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट हम पढ़ा चुके हैं। तो इस बुक के ऑथर थे मिस्टर एम विजय भास्कर। एट द एज ऑफ 57, परसों जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है, उनका स्वर्गवास हो गया, इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी। तो शायद अभी आपको कभी न कभी इस बुक से पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ हो। और कल जो हमारी क्लास होनी थी वो भी हम नहीं ले पाएंगे, कल को हम कोई क्लास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे एक कोई रिलेटिव है कानपुर में, उनकी डेथ हो गई, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो दिस आर समथिंग विच वी कैन नॉट चेंज, विच आर नॉट इन आवर हैंड। आई होप यू विल प्रे फॉर सर।
बेटा ऐसा इजीली नहीं होता, सब सेटअप नहीं है, लाइव कहीं से भी करना आसान नहीं होता। हमारे पास वहाँ पेन टैब वगैरह नहीं रहेगा। देखेंगे अगर लाइव पॉसिबल होगा तो रात में, अगर हम आए इस हालत में हुए कि हम लाइव आ सकते होंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। और रात में इतनी लेट में लाइव आएंगे तो हम अपने चैनल पे ही आएंगे, ठीक है। 10 बजे का लगा रखा है, सुबह 10 की बजाय कुछ और कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। A strange is an entity which can hold at least at the most 20 integers, and the strange restriction is that integer can only be added from the top and removed from the top. The restriction is telling what it is. जब रिस्ट्रिक्शन है कि एक ही पॉइंट से इनपुट या आउटपुट हो सकता है, तो इट मीन्स दिस इज अ स्टैक फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लास इज स्ट्रेंज, member data is an array and the top in the question itself is given कि भैया इसका साइज कैपेसिटी है, कैपेसिटी को हमें इनिशियलाइज करना है, कैपेसिटी इज टू बी इनिशियलाइज्ड विद कैप, top with the -1 in the question itself it is given. Then push item is receiving a value and storing into it if possible, otherwise it is to returning a message strange is full, cannot push more item. And the pop item is like this only, जो इसको रीड करेगा from the top in case possible, otherwise it will return some error value as per the question and return type of the question, right? आगे चलते हैं। The program goes like this. Class name is given, it is defined as per the question. You have written the name, the class strange. It is not mandatory to give the private and public anything. You can make it friendly. Define the array, ELE, this is defining the array, defining the capacity and the top variable given in the question. Then the constructor में एक वैल्यू रिसीव हो रही थी कैप, क्वेश्चन में बताया गया कि कैपेसिटी को कैप कर देना, तो सिंपली कैपेसिटी इक्वल टू कैप। जब हमें पता चल गया कि इस एरे का साइज क्या है, तब हमने क्या किया, हमने इस एरे के लिए ELE के लिए मेमोरी एलोकेट कर ली और टॉप के लिए -1 कर दी, ठीक। तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे भी कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, फटाफट समझ लेते हैं। स्टैक है, तो सपोज देयर इज अ 5 एलिमेंट्स, टॉप इज -1, ओके। तो हम जब भी पॉसिबल होगा तभी स्टोर कर पाएंगे। तो टॉप की वैल्यू हमें कहां तक जा सकती है, इस पॉइंट तक जा सकती है। तो अगर पॉसिबल तो हमने क्या किया, टॉप की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करना है, फिर वहां वैल्यू स्टोर करनी, टॉप प्लस प्लस, एंड लेट्स से फंक्शन इज पुश आइटम इज कॉल्ड एंड वैल्यू इज गिवन एज 5। तो व्हाट विल हैपन, कैपेसिटी इज 5, कैपेसिटी -1 इज 4, तो टॉप की वैल्यू 4 से कम है, तो क्या करेगा, टॉप की वैल्यू को बढ़ा के 0 कर देगा और यहां पे वैल्यू स्टोर कर दिया, ठीक। फिर से अब कॉल करें, हमने इस बार वैल्यू दे दी 10, इंट वैल्यू 10 दे दी है, तो 0 भी तो टॉप -1 कैपेसिटी -1 क्या मतलब, कैपेसिटी -1 4 से कम है, इसलिए टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले बढ़ के 1 और यहां पे स्टोर हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम टॉप जहां पे पॉइंट कर रहा है उसके अगले जगह स्टोर कर, पहले टॉप की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं फिर स्टोर हो रहा है, इसलिए अगर टॉप यहां पे पहुंच जाए, टॉप के लिए 4 हो जाए, तो हम रुक जा रहे हैं, लेस देन तक ही चल रहे हैं, 4 पे रुक जा रहे हैं। क्यों रुक जा रहे हैं, क्योंकि टॉप के लिए 4 होने पे ये चल गया तो टॉप के लिए बढ़ के 5 हो जाएगा और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इसी तरह से जब रीड किया जाए तो रीड करते समय क्या होगा, टॉप इस समय 1 पे है, तो 1 वाली की वैल्यू को रीड करके 0 हो जाए और 0 वाले को रीड करके -1 हो जाए, और -1 हो गया तो इसका मतलब या तो इनिशियली -1 था या अब -1 हो गया है, या तो आपने स्टोर अभी तक कुछ नहीं किया है या जो भी स्टोर किया था वो सब कुछ रीड कर चुके हैं। इसलिए यहां जो कंडीशन लगाई गई, लिखा इफ टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो टॉप पे जो वैल्यू है, टॉप के लिए इस समय 1 है, तो टॉप पे जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल वेल में आ गई, फिर टॉप घटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू में 10 आ गया, टॉप की वैल्यू घट के 0 हो गई और ये वैल्यू रिटर्न हो गई। इसी चीज को हम एक लाइन में भी लिख सकते थे, हम यहाँ इसी तीनों स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, रिटर्न ELU टॉप माइनस माइनस, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसका मतलब इसमें हम स्टोर नहीं कर सकते तो ये मैसेज आएगा, वैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसका मतलब इसमें से हम रीड नहीं कर सकते तो ये मैसेज आएगा, एज द फंक्शन इज हैविंग सम रिटर्न टाइप, इसे रीड नहीं कर सकती है, फिर भी मैसेज के बाद वो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि इट हैज अ रिटर्न टाइप, इट हैज टू हैव रिटर्न समथिंग, वो बाउंड है कुछ ना कुछ रिटर्न करने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहां मेन लिखना नहीं है, हमने यहां मेन लिखा हुआ है जस्ट टू सी हाउ इट इज वर्किंग। तो एग्जाम में आपको मेन लिखना, 5 नंबर का तो क्वेश्चन ही आता है। दिस स्टेटमेंट इज क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट विद द 10 वैल्यूज, देन दिस 2 डेटा आइटम्स आर स्टोर्ड, दिस फंक्शन पॉप आइटम इज रिटर्निंग सम वैल्यू, तो व्हेन वी विल डू दिस पॉप आइटम इट विल रिटर्न 7, क्योंकि लास्ट इन 7 हुआ था, जैसे यहाँ पे 10 और 5 रीड करेगा, फिर पॉप आइटम में रीड 5, फिर से पॉप आइटम रीड कर लिया, तो इट इज 2 नंबर तो स्टोर किए थे, तीसरा नंबर रीड करने की कोशिश की, तो इसने हमें एक एरर मैसेज रिटर्न किया विद द वैल्यू -999, ठीक, क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बताने के लिए आप कह रहे हो बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट पर्टिकुलर प्रोग्राम कोई नहीं बता सकता है, खाली हम लोग ये बता सकते हैं कि भैया ये टॉपिक से प्रोग्राम आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो हम लोग करा ही रहे हैं कोशिश करके। यहाँ ये देखिए रिवर्सिंग नंबर का प्रोग्राम, लास्ट एक बच्चा पूछ रहा है अलीम, लास्ट एग्जाम में ही 2022 में आया था, ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी तो कम है, रिपीट तो होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। स्टैक और क्यू में आप नहीं कर सकते कि लास्ट ईयर जो है वो सेम भी आ सकता है। और कोई सवाल है किसी का? गैस पेपर से कुछ नहीं आता भाई, मेरे 1500 डूब गए। अब भैया पढ़ लो, सारे पैसे वसूल कर लो, ठीक है, पढ़ना तो खुद ही पड़ता है। और कोई कुछ पूछ रहा है? बाकी आधे कमेंट तो समझ से बाहर हैं एंड नॉट रिलेवेंट। जो पढ़ना चाहते हैं वो खाली कमेंट ना पढ़ें, अपना जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ें, ठीक है। चलिए अगला प्रोग्राम करते हैं क्यू पे। स्टैक और क्यू में केवल आपको क्लास डिफाइन करनी है और साथ में क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपको कौन से फंक्शन बताने हैं, सारे फंक्शन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया कि यहां नीचे लिखा रहता है कि डिफाइन विच फंक्शन इज टू बी डिफाइंड। देखिए अगले क्वेश्चन में शायद लिखा हो, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें शायद लिखा हो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोज लाइक दिस। हाँ अच्छा, ये ऊपर नीचे चला गया। इट इज सेइंग सिंपली स्पेसिफाई द क्लास स्ट्रेंज गिविंग द डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर, इन कंस्ट्रक्टर के बारे में बताना है, क्लास के मेंबर डेटा डिफाइन करने, पुश आइटम लिखना है, पॉप आइटम लिखा है। यू नीड नॉट राइट टू मेन फंक्शन, मेन फंक्शन नहीं लिखना है। तो हर क्वेश्चन के साथ में लिखा होता है मेन फंक्शन लिखना है कि नहीं लिखना है, तो 5 नंबर वाले में तो लिखा होता है नहीं लिखना है। फिर भी यू हैव टू सी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। The next question is saying NIC Institute resource manager has decided to network the computer resources like printer, storage, media, etc. so that the minimum resources and the maximum sharing could be availed. According to the printer are linked to the centralized system and printing job are done on the first come first serve basis. First come first serve means it is going to follow first in first out.
it means it is Q. Okay, and this is simply followed by the all the printing machines. Then to perform all this, it is saying the restriction is that the not more than 20 printing job can be added. तो इट इज लाइक दिस. अब इसका मतलब समझने के लिए हमें यहाँ पे जो एरे रखी है, क्लास का नाम प्रिंट जॉब है, फीफो हो रहा है, हम किस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल दे रखे हैं, फ्रंट एंड रियर. फ्रंट इज यूज टू रीड द एरे एंड रियर इज यूज टू राइट इनटू द एरे, and there this array will be used with the restriction of q, right? Capacity is the size and the maximum capacity of the integer array is 20. यहां नहीं समझा है, पहले बता दिया 20 एलिमेंट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है. अच्छा यहां पे तो बता दिया है, कंस्ट्रक्टर बता दिया कैपेसिटी की वैल्यू 20 है, फ्रंट और रियर की वैल्यू 0 है. न्यू जॉब, यदि जो वैल्यू स्टोर करनी दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द न्यू जॉब. एरे इज ऑफ इंटीजर टाइप, तो दैट जॉब इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड विद सम नंबर, ठीक. देन द अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन प्रोग्राम इज व्हाट इट इज हैविंग. कंस्ट्रक्टर and create job is to create an array. What do you mean by the create job? Sorry, here it is saying constructor में ये कॉल करना है create job, फंक्शन को कॉल करना है. create job is creating the array, to create array. How to create the array? With the new operator. Simply in all the array program we create the array in the constructor, but here the separate function is there, so you write that code in the create job and then you have to call it from the constructor. There is nothing new, difficult. अभी कर लेंगे. add job में हमें add करना है, ठीक है. एंड ऑफ द लास्ट प्रिंटिंग जॉब यानी रियर के थ्रू ऐड करना है, फ्रंट के थ्रू रीड करना है. ये लिखा है इन द फ्रंट. बकायदा मैसेज वगैरह देने हैं, दोनों वर्ड टाइप के हैं. आपको बताया ये फंक्शन के बारे में आपको बताना है, ठीक. मेन फंक्शन नहीं लिखना है. ये सारी बातें आपने क्वेश्चन से फैच कर ली. इसके बाद पूरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद इसका प्रोग्राम लिखना, ठीक है. Now here the program. In this part, class print job is there. The member data job was there. Capacity front and rear is declared. Job is an array, defined as an array. Capacity was 20. You can write capacity of this dot capacity. It doesn't make any difference. It is a constructor. Front को 0 करने के बोला, rear को 0 करने के लिए बोला, create job function को call करने के लिए बोला. This create job function will send the control to the create job function, and here it will allocate the memory as per the size given in the question, 20 or whatever is given in the question. You will take that size. I hope this is clear. जल्दी तो नहीं बता दिया. इनफिक्स टू पोस्टफिक्स बता देते हैं. कोई बात नहीं है, तो आपको लेट में पता चला तो कोई बात नहीं, अब लाइव वीडियोस पढ़े वहां पे देख लीजिए, ठीक है. सब वीडियो पढ़े हुए हैं, आप देख लीजिए, ठीक है. ये आतिफ खान अलीगंज में रहते हैं, लखनऊ में. अब इंपॉर्टेंट फंक्शन आए, ठीक. ये दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है. देखिए ये एरे है, 20 इसकी कैपेसिटी है होगी. फ्रंट की वैल्यू 0, रेयर की वैल्यू 0 दे रखी है. ये है कंडीशन ओवरफ्लो की. ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, अगर हम फर्दर राइट नहीं कर सकते तो ओवरफ्लो हो जाता है. ओवरफ्लो की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं. अभी फिलहाल तो ओवरफ्लो नहीं हो रहा है. ये कंडीशन फॉल्स होगी और ये जाएगा, लिखेगा जॉब ARR प्लस प्लस इक्वल टू न्यू जॉब. ये जो न्यू जॉब एंटर की गई तो यहाँ पे रेयर की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पे इसने कोई जॉब नंबर स्टोर करा. हाँ, यहाँ पे आपके आ गया डेटा.
अब आप परेशान ना हो, इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर करा, 0 खाली छूट गया, डोंट गेट इनटू इट। ये यहाँ पे वैल्यू लेट से 25 आ गई। रेयर इज पॉइंटिंग टू दिस, फ्रंट इज पॉइंटिंग टू दिस। ठीक, पहले फ्रंट यहां था, फ्रंट और रेयर बराबर थे, इसका मतलब अभी इसमें कुछ भी स्टोर नहीं किया गया था। फ्रंट एंड रेयर इक्वल टू आर इक्वल, इट इज एम्प्टी। ठीक, 25 स्टोर कर दिया। फिर से हम फंक्शन कॉल करें तो यहीं पे आएगा, रेयर के लिए 2 हो जाएगी और इंडेक्स नंबर 2 पे कोई भी जॉब जो भी पास किया होगा वो स्टोर हो जाएगा। फिर कॉल करें, रेयर के लिए बढ़ेगी और यहां कुछ भी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो रेयर जिस पॉइंट को पॉइंट कर रहा है उसके अगले प्लेस पे वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो रेयर की वैल्यू अगर कैपेसिटी -1 यानी कि कैपेसिटी अगर 20 है तो 19 तक तो वैलिड है, 18 है तो 19 पे स्टोर करेगा और 19 है तो फर्दर स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, 18 है तो 19 पे स्टोर नहीं कर सकता, देयर इज द करेक्शन। यहां पे आएगा कैपेसिटी -1, रेयर इक्वल टू ठीक, इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 19 तक है। अरे हल्का हो गया, 0 से लेकर 19 तक है। तो 0 पे था तो इसने 1 पे स्टोर किया, 1 पे था तो 2 पे स्टोर करेगा और 19 पे है तो 20 पे स्टोर करेगा। तो 20 पे स्टोर नहीं कर सकते तो 19 पे ही रुक जाना चाहिए, इसलिए लिखा 19 पे है तो रुक जाओ। उसका रीड कर रहे हैं, रीड करते समय क्या किया गया भाई, देखिए रेंडमली आप कभी भी रीड राइट कर सकते हैं। तो भाई फ्रंट की वैल्यू 0 है, इस समय फ्रंट और रेयर बराबर नहीं है, फ्रंट के लिए 0 रेयर के लिए 3 है, तो ये एल्स में आया, उसने डिस्प्ले करा जॉब फ्रंट और फ्रंट प्लस प्लस कर दिया। फ्रंट तो 0 है, जॉब फ्रंट कैसे डिस्प्ले करेगा, तो यहां पे भी करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे इसमें बहुत, यहां पे लिखेंगे जॉब प्लस प्लस फ्रंट। ठीक, तो पहले फ्रंट की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 25 को रीड कर देगा। इसके बाद दोबारा अगर कॉल करें तो फ्रंट की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा, 30 रीड कर लेगा। फिर रीड करे, फ्रंट की वैल्यू 3 कर देगा, 35 रीड कर लेगा। और फिर रीड करें तो 3 इक्वल टू 3 है, क्या दिखा देगा, प्रिंट जॉब इज एम्प्टी और रिटर्न कर देगा। ठीक है, स्टैक आ सकता है या क्यू, दोनों में से कोई भी आ सकता है। रिपीट भी होता है, पिछली बार जो आया था वो भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी में मत पढ़ो, 2 ही तो प्रोग्राम है, 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मत पढ़ो, जो है वो पढ़ लो, दोनों चीज पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद इसके आगे क्या दिया हुआ है, आगे ये दिया डबल एंडेड क्यू। ठीक, डबल एंडेड, डबल एंडेड में क्या होता है, इस प्रोग्राम में जो अभी हमने पढ़ा उसमें हमने क्या किया है, रेयर से ऐड किया, रेयर से ऐड किया, फ्रंट से रीड करा। ठीक, तो रेयर से जब ऐड करते हैं तो रेयर से ऐड करता है, रेयर इंक्रीमेंट होता है, आगे की तरफ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जाता है। फ्रंट से रीड करते हैं तो फ्रंट भी इंक्रीमेंट होता है, राइट हैंड साइड में जाता है। पर डबल एंडेड क्यू में हम रेयर से रीड भी कर सकते हैं और फ्रंट से राइट भी कर सकते हैं। ठीक, तो जब रेयर से रीड करेंगे तो ये बिल्कुल रेयर का उल्टा होगा,
ऐड करने में आगे जा रहा रेयर तो रीड करने में पीछे जाएगा, डिक्रीमेंट होगा। वैसे ही फ्रंट से रीड करने में आगे जाता है, राइट करेंगे तो फ्रंट डिक्रीमेंट होगा। तो जब हम पीछे तरफ जा रहे होंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम इंडेक्स नंबर 0 के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। उधर जैसे कैपेसिटी -1 के आगे नहीं जा सकते थे, वैसे यहां पर इंडेक्स नंबर 0 के बियॉन्ड नेगेटिव में नहीं जा सकते। ठीक, तो इतनी सी चीज, 2 फंक्शन और ऐड हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, here all this member data are defined, then we have initialized all this member data as per the question। सभी में ऐसे ही करा हुआ, पिछले प्रोग्राम में भी यही सेम वैल्यूज थी। फ्रंट और रेयर 0 से इनिशियलाइज कर रहे थे, डिस्प्ले करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लेना, जो आएगा हम उस पर फोकस करते हैं। एड राइट यानी कि हमें रेयर के थ्रू स्टोर करना है। ठीक, सो दिस इज द सेम थिंग विच इज डन इन द क्यू प्रोग्राम। कोई जरूरत नहीं डिस्कस करने की, अभी अभी हमने यही किया है, अभी अभी हमने यही चीज डिस्कस की है, सेम एज सिंपल क्यू। तो इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप वही सेम कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, फ्रंट वाले में दिमाग लगाना है ये कि फ्रंट से राइट कर रहे हैं, तो अभी फ्रंट की वैल्यू अगर 0 है और रेयर की वैल्यू 0 है तो फ्रंट इस तरफ राइट नहीं कर सकता। तो कह रहा है फ्रंट अगर 0 है तो भैया रुक जाओ, और अगर फ्रंट इज पॉइंटिंग टू दिस तो ये यहां पे राइट करेगा। इसको पॉइंट करें, इसका मतलब यहां पे राइट कर चुका, तो पहले घटाएंगे और यहां स्टोर कर देंगे। 2 स्टेटमेंट है, लेफ्ट में ऐड करने जा रहा है फ्रंट के थ्रू, तो 0 पे पॉइंट कर रहा है, तो 0 के फर्दर राइट नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे इसने एक मैसेज दिया कि भैया ये ओवरफ्लो हो गया, अदरवाइज फ्रंट को घटाना है। तो ये नया है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये इसमें एक नई चीज होती है डबल एंडेड क्यू में। ठीक है, और इसके बाद रिमूव लेफ्ट। लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, रिमूव राइट, रिमूव लेफ्ट। तो रिमूव राइट क्या है, रेयर के थ्रू राइट कर रहे हैं, तो दिस पार्ट इज, अभी हम लोग डिस्कस करा था, फ्रंट के थ्रू हम, अरे रिमूव, इसका नाम कुछ गलत हो गया क्या, रेयर घट रहा है, उल्टा हो गया। लेफ्ट मतलब इधर तरफ, राइट मतलब इधर तरफ। राइट तो हम फ्रंट से जाते हैं, ये उल्टा हो गया भैया, है ना। तो यहां पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये रिमूव राइट है, ये रिमूव लेफ्ट है। ठीक है, राइट में यानी कि आगे की तरफ चल रहा है। सो दिस पार्ट इज सेम एज सिंपल क्यू। ठीक है, जो भी पिछले प्रोग्राम में करा था। दिस पार्ट इज न्यू, तो अगर हम जो है रेयर के थ्रू रीड करना चाहते हैं तो नॉर्मली ये रेयर है आपका नीचे वाला, इसके थ्रू अगर हम राइट करते हैं तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, पर अगर हम इसे रीड करेंगे तो इट विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में तो इसका मतलब रेयर की वैल्यू घटानी जानी है और ये 0 के बियॉन्ड नहीं जा सकती। ठीक, तो वो और 0 के बियॉन्ड भी नहीं जा सकती, और भैया जहां तक ये सपोज करें कि यहाँ कंडीशन वो नहीं लिखी है, कंडीशन कुछ और इसलिए लिखी है क्योंकि अगर कोई भी स्थिति में फ्रंट या रेयर
एक दूसरे को ओवरलैप करके आगे नहीं जा सकते, ठीक है। फ्रंट बढ़ते हुए रेयर तक जा सकता है या रेयर घटते हुए फ्रंट तक आ सकता है, इसलिए ये कंडीशन थोड़ी अलग लिखी रहती है, ठीक। तो इतना ही हम आज पढ़ाएंगे। डीक्यू सिलेबस में है, सर्कुलर क्यू सिलेबस में नहीं है, ओके। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड प्रिपेयर नाइसली। मैट्रिक्स के हर टाइप का क्वेश्चन मेरे चैनल पे है, चैनल का नाम नीचे दे रखा है, ठीक है। और कोई सवाल? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स बेटा आपने कराया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। अरे ये हम क्या कर रहे हैं, नए पेज पे चले जाओ, ठीक। एक बच्ची इनफिक्स टू पोस्टफिक्स पूछ रही है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स इज द ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो इसको स्टैक के थ्रू करना चाहिए, मतलब शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू सी माइनस डी स्लैश एफ प्लस जी, है ना, और एक्स टू दी पावर एच। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगे हों तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, सबसे अधिक हायर प्रेसिडेंस ब्रैकेट के अंदर होता है। उसके बाद प्रेसिडेंस के ऑर्डर में सबसे हायर प्रेसिडेंस है आपका एक्सपोनेंट का। उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हैविंग इक्वल प्रेसिडेंस, तो ये 2 3 हो गए। उसके लेफ्ट टू राइट देखिए, प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस इक्वल होता है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। हर स्टेप पे एक को शिफ्ट कर दीजिए, ये एक दूसरे से अलग अलग है तो वो भी कर सकते हैं। तो हमने कहा a प्लस ये बी सी इंटू को हम कर दे रहे हैं, बी सी इंटू, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई से उधर एक्सपोनेंट से कोई संबंध नहीं हो रहा, दूर है ना वो, तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा। ये डिवाइड होगा तो ये इधर चला जाएगा। कभी भी कोई ऑपरेटर अनशिफ्टेड को ऑपरेटर को क्रॉस नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे प्लस के उस पार नहीं जाना है और शिफ्टेड के बीच में नहीं घुसना है। जैसे कोई चीज आई, ये प्लस है तो ये एस्ट्रिक के बीच में यहां नहीं घुस जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है। अब बच्चा ये प्लस, अब प्लस शिफ्ट हो रहा है तो इधर जाएगा, माइनस शिफ्ट हो रहा है तो इधर जाएगा, और ये प्लस शिफ्ट हो रहा है तो इधर जाएगा, क्योंकि सब जो शिफ्ट हो चुके हैं उनको क्रॉस कर जाना है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। डीक्यू बता तो दिया बेटा, 2 फंक्शन तो सेम एज क्यू है, अनिल बेटा डीक्यू पिछला प्रोग्राम ही तो था। बूलियन एक्सप्रेशन सिंपल सा दिया हुआ है भैया, ए इंप्लीकेशन क्यू, ए इंप्लीकेशन बी दे रखा है, तो इसका इनवर्स में आपको दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा देना है, कन्वर्स में आपको इनको आपस में ए और बी इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट का चेंज कर देना है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपको चेंज भी करना है और कॉम्प्लीमेंट भी लगाना है। और अगर ये वर्ड के फॉर्म में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज रेनिंग देन इट इज हॉलीडे, अगर ये वर्ड के फॉर्म में लिखा है तो इसका इनवर्स होगा, दोनों पे नॉट लगाना। इफ इट इज नॉट रेनिंग देन इट इज नॉट अ हॉलीडे। कन्वर्स में लिखना है तो हो जाएगा इसका आपस में इंटरचेंज, इफ इट इज हॉलीडे देन इट इज रेनिंग। एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव में चेंज भी हो जाएंगे, इफ इट इज नॉट हॉलीडे देन इट इज नॉट रेनिंग।
ठीक है, कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव हो गया। सबस्ट्रिंग फंक्शन इज टू टेक द पार्ट और एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग फंक्शन, सपोज मैंने कहा कंप्यूटर 0 1 2 3 4 5 6 7 इसकी लेंथ है, एस में स्टोर करा है। मैं लिखूंगा अगर एस डॉट सबस्ट्रिंग 1,5, तो it will give me the part of the string starting from index number 1 to index number 4, and the result is going to be OMPU. And if I write s dot substring 5, so it will give you the string starting from index number 5 means TER. तो यहां दो सिंटैक्स हो जाते हैं। अगर आपने स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दोनों दिया तो स्टार्ट इंडेक्स से लेकर एंड इंडेक्स -1 तक लेता है, एंड इंडेक्स -1 तक। और अगर आपने केवल एक इंडेक्स दिया तो वहां से लेकर एंड तक लेता है, रिटर्न करता है पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ओरिजिनल स्ट्रिंग रिमेन्स एज इट इज। ARITRA आदित्य रॉय बेटा DQ अभी भी मैंने पढ़ाया, आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन बच्चा पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट बता दीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप को सेक्शन वाइज तैयारी करनी है, और इस सेक्शन में प्रोग्रामिंग में एरे स्ट्रिंग कुछ भी आता है, आपने लास्ट 10 ईयर के पेपर लगा लिए हैं तो यू विल बी एबल टू मैनेज। ठीक है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन, एक बच्चा पूछ रहा है इंडेक्स ऑफ को आप कोई भी कैरेक्टर देंगे तो वो गिवन स्ट्रिंग में वो ढूंढेगा, और यहां पे वो किस इंडेक्स नंबर मिला रिटर्न करेगा इंडेक्स नंबर ऑफ गिवन कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर अगर 2 बार आया है, 3 बार आया है, तो पहला अकरेंस के बारे में देगा, पहला अकरेंस किस इंडेक्स नंबर पे आया, ये केस सेंसिटिव फंक्शन है। और दूसरी बात, अगर वो कैरेक्टर नहीं आया है तो ये देगा -1। ठीक है, -1 देगा। नंबर प्रोग्राम सर, अब भैया इतने तरह के नंबर प्रोग्राम होते हैं, हम किस चीज़ का नाम ले लें। ठीक है, नाम ले लेंगे तो आपको लगेगा कि सर ने बोल दिया यही आएगा, और फिर आप बाकी चीज़ पढ़ोगे भी नहीं। I hope it's the time to end the class. Wish you all the best for the exam. So prepare nicely, keep studying, do well, okay, and give the response after the exam. How was that? And there was any benefit of these classes? So it will motivate us. Fine. Good night. Sabba khair.